नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, एक किस्सा जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। राजीव गांधी जी अपने बच्चों के साथ आते हैं देहरादून में और उस वक्त पूर्व डीजीपी, आईपीएस ऑफिसर विक्रम सिंह जी वहाँ पर एसपी थे और उनसे कहा गया था कि बच्चों के सामने पुलिस वालों को लेकर मत आना। लेकिन बात थी प्रोटोकॉल, बात थी सुरक्षा की, इसलिए वो अपनी पुलिस को लेकर दाएँ-बाएँ छुप जाते हैं। और ये किस्सा सुनाया था सर ने, जो काफ़ी मशहूर हुआ था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। लेकिन ऐसे ही एक और किस्सा कि जब-जब उनका नाम भी सामने आता है तो सर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस एक फुरफुरी सी जैसे शरीर में होती है, वैसे ही। नाम है एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो एक साइंटिस्ट रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो सर वो किस्सा क्या है जिसमें एकदम से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्या महसूस करते हैं आप? धन्यवाद उस्मान जी कि आप तशरीफ़ लाए। बड़ी मेहरबानी कि इतना वक्त आपने दिया। और वो जो घटना आप बता रहे हैं, हुँ। मैं थोड़ा सा उसका संशोधन करूंगा। वो प्रकरण देहरादून का नहीं, जिला नैनीताल राजभवन के ठीक नीचे। अब हम बात आपको बताते हैं। माननीय भारत रत्न श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ जो मेरा एक बहुत ही छोटा सा संवाद हुआ, बहुत ही छोटा सा इंटरेक्शन हुआ, लेकिन जो हुआ था वो 1 to 1, वहां कोई तीसरा नहीं था। दूर परेड खड़ी थी, दूर तमाम और अफसर थे सीआईएसएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सीआईएसएफ परेड ग्राउंड पे उतरते हैं, जहां मुझे उनको अगवानी करनी थी, उनको रिसीव करना था। तो मैंने जो पूरी जिंदगी में, जिसने 30-32 साल आईपीएस में सेवा की है, तो विशिष्ट व्यक्तियों का, राष्ट्रपति महोदय, महामहिम प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति महोदय और तमाम मंत्रियों के, विशिष्ट व्यक्तियों को रिसीव करना, तो एक तरीके से आदमी अभ्यस्त हो जाता है विशिष्ट व्यक्तियों का और थोड़ा असहज रहता है। मैं ये कह दूं कि मैं बिल्कुल निर्भीक हो करके और कॉलर खड़ा करके, ऐसा नहीं होता है। अपने अंदर कहीं आपके व्यवस्थाओं में कोई कमी न रह गई हो, कोई चूक न हो जाए, कहीं अप्रसन्न होकर के विशिष्ट व्यक्ति न चला जाए। इन तमाम चीजों के मद्देनजर आप रहते तो मौजूद हैं, लेकिन आपका दिमाग और जहन आधे घंटे आगे की। इसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय या विशिष्ट व्यक्ति कार में जाएंगे। कार में क्या डीओ वगैरह लगा है, रीडिंग मटेरियल है कि नहीं है, साफ है कि नहीं है, वीआईपी को कोई एलर्जी तो नहीं है, खाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है, उसका परीक्षण हो गया है। हजार सवाल कौंधा करते हैं। तो आदमी सशरीर वहां रहता है, लेकिन उसका मन कई जगह काम करता रहता है। अगर मैं ये कहूं कि जीवन की सबसे अभूतपूर्व घटना और सबसे अभूतपूर्व मुलाकात अगर भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ हुई थी, तो वो अतिशयोक्ति ना होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूं। अपने व्यवहार से, अपने बड़प्पन से, अपने प्रेम से, जैसे आदमी इतना ज्यादा आपको अभिभूत कर दे 2 मिनट के अंतराल में, छोटे कद के, हल्के बदन के, और आपने जब हाथ पकड़ा तो ये सोचते हैं कि ये कहा जाता है कि 5 सेकंड में हाथ आपका छूट जाना चाहिए। लेकिन विशिष्ट व्यक्ति अगर आपका हाथ पकड़े रहे और आपसे ये कहा, तो जो वार्तालाप था इंग्लिश में था, तो मैं उसका तर्जुमा करने की कोशिश करता हूं जी। श्रीमान विक्रम सिंह जी, आपने बड़ी कृपा की कि आपने मुझे ये मौका दिया अपनी भव्य परेड का निरीक्षण करने के लिए। मैं कितना भी आभार व्यक्त करूं वो पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं कि आप ऐसे शूरवीरों का मैं हाथ मिलाऊं। और आपने जिस इज्जत और एहतराम के साथ मेरा इस्तेकबाल किया है, मैं ताजिंदगी इसको याद रखूंगा। मैं भूल गया कि उपराष्ट्रपति कौन है और एडीजी कौन है। जितना सम्मान वो देते जा रहे थे। ये उपराष्ट्रपति थे? जी, अच्छा, ये राष्ट्रपति। देखना मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद उपराष्ट्रपति थे। लेकिन ये सारी दुनिया जानती थी कि राष्ट्रपति बनेंगे कालांतर में। और अगर राष्ट्रपति थे, आप वक्त देख लीजिए कि 2006, अच्छा। 2006 की ये बात है। उस समय भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब अंतर्राष्ट्रीय हस्ती थे। सही बात, अंतर्राष्ट्रीय। तो उन्होंने जिस तरीके से प्रेम, सौहार्द और एक हाथ मिलाने में ही आपको आभास अगले की ऊर्जा का, अगले की पवित्रता का, ऐसा लगा जैसे किसी फरिश्ते ने हाथ मिलाया, किसी इंसान का हाथ नहीं,
बात हम आपसे कर रहे हैं लेकिन रोए मेरे आज भी खड़े हो रहे हैं। आज इस बात को 19 साल हो रहे हैं, लेकिन अगर उसका आभास ज़ाहिर है कि एक-एक शब्द जो उन्होंने कहा था, वो किसी और लोग का हस्ताक्षर वहाँ से था। उनके जो हाथ मिलाने का जो अंदाज़ था, ऐसा लगा किसी फरिश्ते ने आपको छू लिया हो और आपको दुआएँ दे रहा, आशीर्वाद दे रहा है। वो कुछ सामान मेरे जीवन को रोमांचित करने वाले और आपके सामने है। मेरी उम्र खुद 75 साल हो गई है। लगते नहीं वैसे आप। जी, आपकी मेहरबानी है बेटा। लेकिन जिस मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ मैंने इसके बारे में औरों से भी चर्चा की है। अच्छा। औरों ने कहा कि ये क्या बात है, मैंने दुनिया देख ली है। हुँ। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर आप देख लें, तो ये मालूम पड़ता है कि अगर हरा पेड़ अगर वो देख लें, तो वो आईसीयू में सूख जाएगा, ठूँठ हो जाएगा, चला जाएगा आईसीयू में। ऐसे-ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं और जिन लोगों के बीच में मैं उठता बैठता हूँ, हुँ। अधिकांश ऐसे ही हैं हुँ। कि अच्छे भले आदमी को देख लें, हाथ मिला लें, तो वो आईसीयू में चला जाएगा। और कुछ ऐसे अपवाद, देव स्वरूप, देवतुल्य ऐसे लोग हैं, वो अगर आईसीयू में चले जाएँ, तो वो ठीक-ठाक होके बाहर खिलखिलाता हुआ बाहर आ जाएगा। सूखा पेड़ छू लें, तो वो हरा-भरा हो जाएगा। तो मैंने पूछा कि आखिर इसका कारण क्या है? हुँ। तो बड़े मनीषियों ने ये जवाब दिया कि जो अंदर से दिव्य है, अंदर से आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, जो अंदर से हरा-भरा है, उसके बाहर भी सब कुछ हरा-भरा है, उसके बाहर भी आदमी सिर्फ प्रसन्नता बाँटता है। और जो पीड़ित है, अगर उसके नाम के आगे तकल्लुस लगा दें पीड़ित जी, तो पीड़ित जी जहाँ जाएँगे पीड़ा ही बाँटेंगे, वो और कुछ, क्योंकि उनके पास है नहीं। भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब हुँ। एक बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण थे और मैं अकेला नहीं हूँ। जो भी उनसे मिला, जिसको भी उनका आशीर्वाद मिला, वो ये गारंटी के साथ कह सकता है कि उनकी एक-एक बात में दूसरे लोग की सुगंध आती थी। उनके एक-एक कर्तव्य ऐसा लगता था कि आपके माँ-बाप आपके सर पे हाथ फेर के गए हैं। क्या बात। ये अनुभूति, ऐसी दिव्य अनुभूति जीवन में न उसके पहले कभी मिली, न उसके बाद कभी मिली है। वो अपने आप को एक सूटकेस में समेट के रखते थे ना? उनसे किसी ने पूछा, आपको टीवी का सर कौन-सा प्रोग्राम सबसे पसंद है? कि सबसे पहले मुझे टीवी खरीदना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ये? भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति हुँ। जिनके पास टीवी न हो, और टीवी इसलिए नहीं कि खरीद नहीं सकते थे, लेकिन उनका कि मेरे पास समय नहीं रहता, और कितनी शालीनता से उन्होंने उत्तर दिया, अब मैं तो मेरे क्या बताऊँ, मैं तो इतना अभागा हूँ कि मुझे टीवी देखने का मौका ही नहीं मिला। कब से नहीं मिला? उनका दशकों से मुझे तो याद नहीं मैंने पिछली बार टीवी कब देखा था। हुँ। सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार की चलती फिरती एक मूर्ति। ये बताया जाता था कि उनके पास टोटल जब पद उन्होंने छोड़ा, मुश्किल से 4 सूट, 4 पतलून, 4 कमीज, किताबें सुना था, कई ट्रंक, कई पूरी लाइब्रेरी थी, और सब उन्होंने दान कर दिया। अपना कोई खर्चा नहीं। और जिस ऊंचाइयों पर वो थे, जिस ऊंचाइयों पर वो थे, उनको ये कहना कि वो इस संप्रदाय के थे, इस बिरादरी के थे, वो भी एक बेईमानी होगी। वो सबके थे और सब उनके थे। मैंने एक किसी को इंटरव्यू देते सुना था, एक बड़ी सेलिब्रिटी थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास 500 जोड़ी जूते हैं, मेरे पास 1000 जोड़ी कपड़े हैं। एक वो पर्सनैलिटी जो देश के सबसे बड़े पद पे पहुँचे और अपने आप को एक सूटकेस में समेट लिया, 3-4 जोड़ी ये सब चीज़ें। ऐसी बातों से मुझे एक बात याद आई कि एक आईएएस ऑफिसर ने आपके सामने नोएडा की एक बुकलेट ला कर रख दी थी कि कोई सा भी आप जो प्लॉट है देख लीजिए, छाँट लीजिए, जिस पर आप हाथ रख देंगे वो आपका हो जाएगा। आज की तारीख की अगर हम बात करें साल 2025 में, तो यहाँ कम से कम 1 मीटर ज़मीन की कीमत भी कई लाख रुपए होती है, कई लाख रुपए। तो लगभग 2000 मीटर भी वो ज़मीन का, शायद ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो आपने मुझसे रिजेक्ट कर दिया था, उसके पीछे की क्या वजह थी और कैसे मिल रहा था वो आपको? पूरी पिक्चर मैं बताना चाहूँगा। किसी एक बड़े हितैषी ने, एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति ने, एक बहुत बड़े वीवीआईपी ने पूछा कि आपने कभी घर नहीं बुलाया, आपका घर कहाँ है व्यक्तिगत? हमने कहा नहीं, मेरा घर तो डीजीपी का है, एक तिलकवार, आप कभी आप खिदमत का, सेवा का मौका दें। नहीं, आपका निजी घर कहाँ है? कि सर वो थोड़ा
पिताजी का दिया हुआ MIG का मकान है, आवास विकास का। क्या आपने मकान नहीं बनवाया? उनका न कभी अवसर मिला, न कभी ऐसी हैसियत थी कि बनवा पाता। कहा नहीं, अब तो आपका वक्त भी बहुत कम रह गया है। रिटायरमेंट करीब था आपका? रिटायरमेंट करीब था, 2.5 साल या 3 साल बाकी थे। आप ऐसा कर लें कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप प्लॉट ले लें। उनका सब मेरी इतनी हैसियत अब नहीं है कि मैं प्लॉट ले सकूं। अभी बेटे की बेटी की शादी करना है, या कर चुका हूं, बेटी की कर चुका हूं, बेटे की करनी है। अब ऐसी हैसियत नहीं कि मैं प्लॉट। उनका आप एक बार सुन लीजिए, जो भी बहुत मुनासिब और आपको बहुत मुनासिब रेट पे आपको वो प्लॉट जरूर दिया जाएगा। लेकिन और सीनियर IAS ऑफिसर को उन्होंने भेजा कि तुम जाकर के कैटलॉग, और सिर्फ नोएडा का नहीं, लखनऊ का भी लेके जाना। तो वो दोनों कैटलॉग लेके सीनियर IAS ऑफिसर आए कि साहब, हमसे कहा गया कि आपको हम पसंद करा लें कि कौन सा प्लॉट आपको लेना है। बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि सर, एक छोटे मुंह बड़ी बात, हम लोग आपको बहुत ऊंचे दर्जे पे रखते हैं। और ये जब ठसक की बात आती है तो यही कहा जाता है कि देखो, इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए भी उन्होंने हमसे न कोई फायदा लिया, न कोई प्लॉट लिया, न कोई अलॉटमेंट लिया हमसे। हम चाहते हैं सर, आप ये प्लॉट न लें। अच्छा। हमने कहा, तुमने जो बात कही है, या तो पुत्र कहेगा, या छोटा भाई कहेगा, या कोई बहुत बड़ा हितैषी कहेगा। और ये बात मेरे हृदय में, मैंने इसको सुना और हृदयस्थ किया। अब मैं कोई प्लॉट वगैरह नहीं लूंगा। और मैंने कह गया, ठीक। हमने कहा, चाय पियो, बिस्किट खाओ और प्रस्थान करो। और मैं हृदय से आभारी हूं कि तुमने बहुत अच्छी राय दी, क्योंकि आज जब मैं देखता हूं इस बात को, आज 19 साल हो रहे हैं, ये 20 साल हो रहे हैं। वो मिल जाता तो क्या, लेकिन मेरी अंतर आत्मा अंदर से मुरझा जाती। सबसे बड़ी बात है, मेरी अंतर आत्मा किसी की ऋणी हो जाती। आज मैं कह सकता हूं कि मैं किसी की आधी प्याली चाय का गुनहगार नहीं हूं। मैं तब कह नहीं पाता, लेकिन तब भी कहता था, आज भी कह रहा हूं। जो सही राय दी उस IAS अफसर ने, मैं उसका हृदय से आभारी हूं। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आप सर से इतनी मुलाकात करते हो, लेकिन कभी आपने अतीक के बारे में नहीं पूछा। तो अतीक अहमद से जुड़ा हुआ कोई किस्सा याद है आपको? हाँ, ये बिल्कुल याद है। देखिए, अतीक प्रयागराज और इस क्षेत्र में लखनऊ तक आया था। मैं हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा। जब DGP हुआ, उसके 2-3 दिन के अंदर अशरफ ने, लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यतीम खाने को की दीवारें गिरा के उस पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। लड़कियों का अगवा किया जो यतीम थी, यतीम खाने की, और उनके साथ गैंग रेप किया। ये मेरे लिए टेस्ट केस था कि यह तो मैं नजरअंदाज कर दूं, और यह फिर मैं एक इतिहास रच दूं। मैंने कोशिश यही की कि इतिहास रच दूं। तो जो भी आपके तर्कस में तीर थे, गैंगस्टर एक्ट, NSA, और जो सुसंकेत धाराओं में IPC के आप कर सकते थे, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, सब लगा करके उनको नेस्तनाबूद कर दिया। अशरफ हो गए गिरफ्तार, क्योंकि अतीक पहले से ही शायद गिरफ्तार थे। 3 दिन बाद वो पैगाम आता है कि उनकी बेगम अतीक की मिलना चाहती। हमने कहा, स्वागत है, जरूर आए। उनकी बेगम आई, तो जो एक लेडी के लिए जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, खड़े होकर के रिसीव किया, बैठाया। एक छोटा सा बच्चा असद, जो बाद में इनकाउंटर में मारा गया बेचारा, बड़ा मासूम खूबसूरत सा बच्चा था। मैंने उसको अभी भी याद है कि बेटा तुम बैठो, तुम बात न सुनो, क्योंकि वो बातें मैं समझ गया था, बात करेंगे तो वो अपने वालिद के बारे में कोई मासूम बच्चा पसंद नहीं करेगा। उसको मैंने 2-3 बच्चों की किताबें दी, चॉकलेट्स दी, कि तुम बेटा यहाँ पर पढ़ो। तो उनकी वाइफ ने, अतीक ने कहा कि आप मेरे भाई की तरह है, वालिद की तरह है, मैं उम्मीद करती हूं कि मैं बेवा नहीं होंगी। उनका कि इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, इसका फैसला आपके शौहर करेंगे, और मैं बड़ा आसान और मुफीद मशवरा आपको दे रहा हूं। तो उनको आभास था कि हाँ, बेवा भी हो सकते हैं वो। जिसको आपकी शोहरत आम मालूम है कि जो खिदमत का मौका देगा उसको मैं मायूस नहीं करता हूं। यह शोहरत आम तब तक बन चुकी थी। आप इतना चलेंगे और मैं मैराथन लगा करके दुनिया के आखिरी छोर से जा करके मैं पकड़ करके लाऊंगा, करूंगा दस्तयाब आपको। इनको पूर्वाभास था कि क्या हो सकता है। तो इसका फैसला आपके शौहर करेंगे, और मेरा बहुत आसान और मुफीद मशवरा ये होगा कि कोई खिदमत का मौका मुझे न दें, क्योंकि देंगे तो मैं मायूस नहीं करूंगा। एक बच्चा है, आप लेकर के आई हैं, इसकी परवरिश कीजिए, इसको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, इतना अच्छा बच्चा है ये। उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी,
नाम नहीं लूँगा उनका, हालाँकि नाम ज़ाहिर है। तो उनका तो कहीं न कहीं संरक्षण था, जैसे आज की गवर्नमेंट है, उनका संरक्षण नहीं है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आज बता रहा हूँ, मुझे पूरी छूट थी कि आप जो चाहे कर लें। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल शिखर पे होना चाहिए था। तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया ने ये मुझे छूट दे रखी थी। हुँ, और दूसरा, एक कुछ सिरफिरे डीजीपीज़ भी होते हैं। डीजीपी बन गए, अब इसके ऊपर क्या बनोगे? सोचो, तुम सही बात है, डीजीपी हो, लास्ट पद यही। लास्ट इसके ऊपर तो है नहीं। हुँ, अब इससे अच्छा है कि एक इज्जतदार पूर्व डीजीपी रहो बनिस्बत कि एक जलील मौजूदा डीजी रहो। अब जो बनना था तो बन गए, अब आप वही कीजिए जिससे कि विभाग का नाम हो और आप अपने ज़मीर और अंतरात्मा के प्रति भली भांति उत्तरदायित्व को निर्वहन करें, जिससे कि बाकी सांसें आपको आत्मग्लानि ना हो। नहीं, चंबल के जो डाकू थे, उनका तो सफाया हुआ, लेकिन जो सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद पोश थे, उनका तो सफाया नहीं हुआ था उस वक़्त। हुआ था तो बताइए अब? किसका नहीं हुआ था ये हमें आप और बता दीजिए। जिनका क्या अब हो आप आगे बढ़िए, डीपी यादव से आगे बढ़िए, हुँ, सुशील मूस को ले लीजिए, लक्कड़पाला को ले लीजिए। लोग यही कहते हैं हुँ, कि किनका नहीं हुआ। आप हमें बताएं किनका नहीं हुआ, जरा ये बता दें। और अगर माफिया ये कह रहा है, इनके दूसरे भाई, कि अगर मेरा कत्ल होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए, वो मेरा कत्ल करा देंगे। ये किसने कहा? मुख्तार अंसारी ने। ये तो नेट पे भी है, आप निकाल के देख जी, लीजिए। जी। तो आपके मन तो में ये क्यों कहा उन्होंने कि मेरे लिए वो ज़िम्मेदार होंगे, आप ज़िम्मेदार होंगे? क्योंकि उनको मालूम था कि या तो आप ये सफेद पोश अपराधी या तो आपको खरीदेंगे, हुँ, खरीद नहीं पाएंगे तो आपको धमकाएंगे। जब दोनों तरफ से फेल होंगे तो फिर आप कहेंगे आप मेरा कत्ल करा देंगे और उसकी जिम्मेदारी आपकी मानी जाए। तो ये वाला कार्ड खेलेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे। हुँ। ये चीजें चलने वाली नहीं होती उस्मान बेटा। और अगर आपका सबसे बड़ा माफिया, आपने कहा कि एक की बेगम आकर के रहम की के बारे में बात कर रही है, हुँ, दूसरा अगर ये कह रहा है कि उनका कत्ल होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा माफिया इनके अलावा बचा है जो अपने को सुरक्षित मान रहा था। हाँ, यही सबसे बड़े माफिया। नहीं, नहीं, कौन अपने को, काम कितना हुआ ये डिबेटेबल है। कितना काम आप कर पाए, कितना आपने, ये ठीक है, आपने चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली, आपने उनका व्यापारिक और उनका जो आपराधिक जो बेस था उसको ढहा दिया, उनके ठेके वेके नेस्तनाबूद कर दिए। हाँ, लेकिन जो काम बाद में हुआ वो मेरे कार्यकाल में तो नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ जी? बाद में क्या नहीं हुआ? बाद में जैसे ही कि दोनों शेख जी के दो लड़के बाहुनर पैदा हुए, एक खुफिया पुलिस में, एक फांसी पा गए। तो जिनका तीनों का अंत क्या हुआ है? मुख्तार बीमारी से मरे जेल के अंदर, हुँ, बीमारी से जेल के अंदर मरे। ये दो कैसे मारे गए इसके बारे में तो जुडिशल कमीशन बैठा, तो मैं तो वही मानूंगा जो जुडिशल कमीशन कह रहा है कि इनकी हत्या कर दी गई पुलिस अभिरक्षा में। एक बात और है, जब आप डीजीपी रहे थे, तो भेष बदलकर आप कहाँ चले गए थे? कानपुर की बात है, कहाँ चले गए थे वो? मैं अक्सर निकलता था और एस डीजीपी उत्तर प्रदेश में निकला सादे वस्त्रों में और रेलवे स्टेशन गया चारबाग, वहां से शताब्दी पे बैठ करके मैं कानपुर उतर गया। किसी ने नहीं पहचाना। कानपुर में एक टैक्सी पकड़ी, शायद उस टैक्सी थ्री व्हीलर टेम्पो, जिस पर ड्राइवर का नाम शायद आप ही का नाम था, उस्मान मेरे नाम से? जी। आप शायद यूट्यूब पे मिल जाएगा, बाद में तो वीआईपी हो गया था वो। अच्छा हाँ, तो उसके बाद इंटरव्यू दिया उसका, हमारा उनका आपको क्या दिया, उनका सब 500 रुपए दिए थे। हुँ, लेकिन उसके बाद मेरी बड़ी दुर्गत हो गई। अच्छा। पुलिस वाले ने कहा तुमको यहीं लाना था, कोतवाली ही लाना था क्या? अच्छा, सीधा वो कोतवाली लेके चले गए? नहीं नहीं, वो मैंने कहा था। अच्छा, आपने ये कहा। विकल्प उस टैक्सी वाले का नहीं था, टेम्पो है, वो तो मेरा विकल्प है, मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा। हुँ, खैर हम लोग वहां पहुंचे। वहां पर मैंने जो हालात देखे, आईजी एसएन सिंह थे, उनको बुलवाया। और हालात क्या देखे सर? थोड़ा हालात मैंने वही देखे, कोई एफआईआर नहीं लिख रहा है और दीवान जी सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं, पैर ऊपर सर नीचे और थोड़ा, और कहते हैं मैंने तो ये दिखाने के टेस्ट एफआईआर करने आया हूं। हुँ, तो जो उनका उत्तर था वो माकूल और प्रोफेशनल नहीं था और औचित्यपूर्ण नहीं था। फिर उसके बाद तो जो मालूम पड़ा कि रौद्र रूप धारण कर लिया डीजीपी ने, तो पूरा हड़कंप बचा। फिर मीडिया भी आ गया, दुनिया भर के वो आ गए। शायद कुछ कटिंग्स भी आपको मिल जाए और यूट्यूब पे भी आपको उस हालात के मिल जाए। अच्छा। लेकिन वो ज़रूरी था, क्योंकि आपको नफ्स पकड़ने के लिए ये नहीं कि आपको वही खाएं जो आपको खिलाया जाए, बल्कि अपने विकल्प के साथ अला कार्टे कि आप जो मेनू में जो आपको खाना है, जो आप देखना चाहें, जो आप देखना चाहें, उस रूप से, उस अनुसंधान से आपको करना चाहिए। वहाँ जो सब कुछ चल रहा था, तो आपने किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की? इतना धमका लिया मैंने, इतना धमका लिया कि मैं समझता पर्याप्त। अभी नया नया डीजीपी हुआ था, जाते ही जाते हुँ, एकदम से, क्योंकि सजा देना किसी को
बहुत मामूली काम है, लेकिन अपने व्यवहार से आप किसी को सुधार दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने कोशिश यही की और मुझे खुशी है उसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत कानपुर नगर से मुझे नहीं मिली, मिनिमाइजेशन की या बैड बिहेवियर की। सर अपने कुछ बचपन के किस्से वगैरह बताइए ना, कहाँ से शुरुआत की आपने? आपका गाँव, आपका घर, पापा, मम्मी, भाई, बहन? नहीं, पापा मेरे वरिष्ठ अधिकारी थे, अच्छा। सिविल सर्विसेज में थे और जो उनकी पोस्टिंग होती थी तो बड़े-बड़े मकानों में मिल जाते थे। लेकिन ये ज़रूर था कि माताजी ने कहा कि जो आपके पिताजी के अर्दली और चपरासी हैं, वो आपके पिताजी के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। अच्छा। आप अपने जूते खुद साफ करेंगे, आप अपना काम खुद करेंगे, उनसे आप कोई किसी तरह का नाम लेके नहीं बुलाएँगे कि प्रभुनाथ पांडे नहीं, आप भैया कह के बुलाएँगे, सभी आपके भैया हैं और सम्मान के साथ बात करेंगे। इसी तरीके से जो तो एक सेकंड सर, जैसे सरकारी सेवा में रहते हुए गाड़ी मिलती है, नौकर मिलते हैं, तो ये बच्चों के लिए सवाल इस्तेमाल ही नहीं? नहीं उठता था। आप उसका इस्तेमाल न मेरी माताजी या हम लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन आजकल तो स्कूलों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, उनके बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, पुलिस वाले खुद उसका लगे। औचित्य नहीं है, हालाँकि ये कहा जाता है कि बाद में सरकार ने ये सुविधा दे दी थी कि आप ₹500 महीने जमा कर दें, तो आप 200 किलोमीटर चला सकते हैं। अब उसका दुरुपयोग क्या हो रहा है? जमा करेंगे 500 और गाड़ी चलाएँगे आप ₹5000 की, वो मतलब चलती ही रहेगी वो। फिर उसकी कोई किलोमीटर की बंदिश लोग उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते। बेहतर ये होगा कि सरकारी गाड़ी सरकारी रहे, पर्सनल कार पर्सनल रहे और अब तो वाहन इतने सस्ते हो गए हैं, तनख्वाहें बढ़ गई हैं। एक व्यक्तिगत कार रखने में कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। अब बेहतर होगा कि लोग अपनी प्राइवेट और पर्सनल का इसका फ़र्क रखें और प्राइवेट काम में आप भले ही पैसा दे करके चला रहे हैं, जनता और विभाग यही समझेगा कि आप सरकारी संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, ऑरा भी तो दिखाना है, बच्चों को भी तो दिखाना है ऑरा कि हमारे पास गाड़ियाँ हैं सरकारी, ये वो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा के ससुर स्वर्गीय एसआरडी सक्सेना, शत्रुघ्न सिन्हा के ससुर और आईएएस अफ़सर, अभिनेता नूतन सक्सेना उनकी वाइफ, उनके कई पुत्रियां थीं, एक बेटा था आईटी जो अमेरिका में सेटल्ड है। तो ईमानदारी का ये आलम था कि 2 कमरे के अलॉटमेंट के मकान में रहते थे इलाहाबाद में, म्योर रोड पे, मैं आज ही बता दूं आपको। और उनकी वाइफ खुद सब्जी लेने रोज जाती थी, रिक्शे में जाती थी। तो एक एसडीएम की वाइफ ने उनसे पूछा कि मिसेस सक्सेना, आपको मैंने देखा आप रिक्शे पे जा रही थी। उनका हाँ, मैंने देखा कि तुम सरकारी गाड़ी में चोर की तरह सर झुका के जा रही थी और मैं अपने रिक्शे पे सीना तान के जा रही थी। ये मिसेस एसआरडी सक्सेना ने कहा, आईएएस अफसर की, ये ठसक होती है ईमानदारी की। जी। और ये बहुत बुरा माना जाता है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना, सरकारी चीज़ों का घर में इस्तेमाल करना, उसका कोई स्थान ही नहीं था। अनुशासन, शराब न पीना, मद्यपान के ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध। ताश कैसा होता है आज भी मैं नहीं पहचानता हूँ, ताश के पत्ते किस तरीके के होते हैं, ताश और नाश। शराब नहीं पीना है, मद्यपान का कोई सवाल ही नहीं, बल्कि माताजी का ये स्पष्ट था कि जिस दिन शराब पीना, घर लौट के मत आना, समझेंगे कि एक लड़का नहीं हुआ। और ये प्रेम प्रसंग वगैरह, ये लव स्टोरी वगैरह जो है, ये जिस दिन की तुम्हारी हड्डी पसली कूट के बना देंगे मुलम्मा उसका, इसलिए कोशिश भी मत करना प्रेम प्रसंग वगैरह का। तुम पठन पाठन में हो, ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करो। और 2 कॉस्मेटिक्स लड़कों का लौटते हैं, 2 प्रसाधन सामग्री। पूछे क्या? मान लिया कि आपको तो खैर हिदायत दी गई थी कि आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, तो किसी ने आपसे भी प्यार नहीं किया? ये तो उससे पूछो किसी ने प्यार किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने किसी से नहीं किया, क्योंकि मुझे तंदुरुस्ती हजार नियामत। और जिस तरीके से माता जी ने प्रसाधन सामग्री जो दी थी हमें, उसमें अच्छे भी किसी के मन में वलवला उठा तो वो भी दूर हो जाएगा 100 किलोमीटर दूर। आपने पूछा नहीं कौन से प्रसाधन माता जी ने आपको दिए थे? वही उसी पे आने वाला। हाँ, एक कड़ुआ तेल, समझ रहे हैं? कड़ुआ तेल, सरसों का तेल। ठीक है। नहीं सुना आपने भी? आप भी लगता है कि थोड़ा ये वहाँ की देवरिया वाली भाषा होगी ना? जी, सरसों का तेल। मैं फिर बता दूं, मस्टर्ड ऑयल। हाँ, और जिसको लगा करके पहलवानी की जाती है, बदन कुंदन की तरह मजबूत और दिमाग बला का रोशन हो जाता है। कोई ये नहीं कि वो पामोलिव तेल लगा लें या छींट वाला तेल लगा लें या वो पैंटीन तेल लगा दें। और दूसरा कॉस्मेटिक जो था वो लाइफ बॉय साबुन लाल वाला, आप तो शायद देखा भी नहीं। खूब देखा है सर। देखा है ना? खूब देखा। आजकल वो टॉयलेट में और शौचालय में यूज किया जाता है, कोई बदन पे लगाने का भी उसको बड़ी बेइज्जती मानता है। यही 2 कॉस्मेटिक्स थे, लाइफ बॉय साबुन और कड़ुआ तेल। और श्री हनुमत निकेतन में जाके व्यायाम कीजिए, कुश्ती लड़िए और अखाड़े की मिट्टी बदन पे डाल करके
फिर वहीं पे नहा करके लाइफ बॉय साबुन से नहा के घर आइए, फिर पढ़िए 4 घंटे, और मेज पे जो लग गया है खाना वही खाना होगा। अगर आप मरणासन्न नहीं है तो कोई विकल्प आपका नहीं है कि आज हम ये खाएंगे, आज हम वो खाएंगे, जो बना है वही खाइए। तो सर कभी पिटाई-विटाई भी हुई नहीं हुई बचपन में? ये तो बड़ा हल्का सवाल किया, ये तो बड़ा हल्का सवाल किया। पिताजी तो खैर नहीं, हाँ। लेकिन माताजी ने सर्विस में आने तक हमारे संदूक, हमारी डायरीज की चेकिंग होती थी कि कहीं कोई मशकूक या संदिग्ध कोई नंबर ना हो। मोबाइल का ज़माना नहीं था। अगर 4 नंबर है, नाम नहीं लिखा, तो भाई किसका नंबर है ये? उनका ये अनिल का है कि अनिल का है कि अनिला का है? उनका ये वैभव का है, उनका वैभव का है, विवाह का, मिला हमारे सामने। मिलवा करके तस्दीक करती थी किसका नंबर, कोई प्रेम पत्र, कोई प्रेम प्रसंग, कोई गज़ल, कोई नज़म तो नहीं है। और जब हम आईपीएस में जा रहे थे तब तक उनका ध्यान रखना, हम पूरा हिसाब रखेंगे कि तुम एकेडमी में जाके तुम्हारे पर्ण वर्ण न निकल आए। अच्छा। अब ये दौर है ऑनलाइन का, सब कुछ मोबाइल पे दिख जाता है, ये सब एक दौर ऐसा था जब हाई स्कूल का रिजल्ट अखबारों में आया करता था, तो वो याद है किस्सा आपको? हाँ, मुझे पूरा किस्सा याद है। हाई स्कूल पहला बोर्ड का इम्तिहान होता है, बड़ा टेंशन रहता है। पिताजी तो नहीं, लेकिन हाँ माताजी दही खिला करके तब इम्तिहान के लिए भेजती थी। रिजल्ट आता था तो बड़ी प्रतीक्षा होती थी। अब कुछ हंस रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ घबराहट में नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इम्तिहान अगर मैं कहूँ आईएएस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हाई स्कूल वाला, मुझे आपने बिल्कुल सही पकड़ा, वो हाई स्कूल का ही इम्तिहान था। वो अग्नि परीक्षा जिसको कहते हैं, क्योंकि हाई स्कूल का इम्तिहान दोबारा नहीं देते हैं आप। आईएएस का तिबारा चौबारा 5 बार भी दे सकते हैं। तो हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो कहा ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न आई, बहुत अच्छा। उसके बाद रिजल्ट आया, डिस्टिंक्शंस भी कई आए, परसेंटेज भी ठीक ठाक था। और उसके बाद प्रिंसिपल ने भी बुला करके थोड़ी सी, उस ज़माने में ये तो नहीं होता था कि आपको पैटी और केक खिलाया जाएगा, लेकिन ये ज़रूर होता है कि सबको एक एक केला बंटवा दिएगा पूरे क्लास को। क्या विक्रम सिंह की फर्स्ट डिवीज़न आई, इतने डिस्टिंक्शन आए, तो वो सेलिब्रेशन हो गया। तो क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आप ही के थे क्या? सबसे ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन हाँ डिस्टिंक्शन थे, और फर्स्ट डिवीज़न मुश्किल से डिस्टिंक्शन होना में पूरे कॉलेज में सबसे 3-4 ही लोगों का था। लेकिन हमारे बैच में अनुराग मिश्रा जो लड़का था, उसमें डी लिखा आता था ना, 75 नंबर से ऊपर जब हो जाया करते थे। हाँ डिस्टिंक्शन नहीं, डी नहीं कहते, हाँ डिस्टिंक्शन। जो सर्टिफिकेट आपको मिला हाई स्कूल का, विक्रम सिंह फर्स्ट डिवीजन, डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स आपके। अनुराग मिश्रा हमारे स्कूल का जीआईसी का टॉपर था, यूपी का। बाद में वो रेलवे ट्रैफिक सर्विस में आया। तो अनुराग मिश्रा भी उसी हाई स्कूल इम्तिहान में हमारे साथ ही ऑल यूपी टॉपर था। ऑल यूपी टॉपर थे? ऑल यूपी टॉपर वो था। क्या करते हैं आजकल? वो रेलवे ट्रैफिक सर्विस से था, 74 बैच, अब रिटायर हो गया है। बड़ी शार्प और बड़ी इंटेलिजेंट फैमिली। गौरीकांत मिश्रा जो एडवोकेट की फैमिली थी फैजाबाद की, वर्तमान अयोध्या की, उसकी फैमिली के। और उसका छोटा भाई चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ, अनूप मिश्रा। हाँ अच्छा। हाँ, अनूप मिश्रा उसका कुछ लोगों की फैमिली में ब्रिलियंस का डीएनए होता है। तो छोटा भाई अनूप मिश्रा आईएएस हुआ यूपी काडर में, और चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ। बड़ा नाम रहा है सर। बहुत बहुत बड़ा नाम था। कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा हो, पिताजी ने कूट काट दिया हो या मम्मी ने कूट काट दिया हो? आपने तो बहुत कूटे होंगे आईपीएस बनने के बाद। तो बहुत कूटे। पिताजी की जबान ही ऐसी थी, जिसको कहते हैं कि जब जोर से बोलते थे तो कहते थे पलस्तर निकलने लगता था। खैर हमारे सामने तो कभी जोर से बोले नहीं, न कभी मारकूट की कोई काम किया, लेकिन माताजी ये कहती थी कि ये शरीफों का घर है, शरीफों के लड़के 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहते हैं। और तब तो मोबाइल का ज़माना ही था। एक बात देख के मैं ख़त्म करता हूँ, तो अच्छा लतीफ़ा है, आपको पसंद आएगा। तो बड़ा सा दालान है, आप बैठे हैं और लैंडलाइन फ़ोन रखा है। तो एक फ़ोन आता है, हाँ देखो तुम इसमें ये कर लेना, एक लड़की का फ़ोन आया, तुम इसको देख लेना, इसको समझ लेना, और इसके इस तरीके से फ़ोन कर दिया। माताजी वहाँ बैठ के कि सिलाई या बुनाई कुछ करती रहती थी। दूसरा फ़ोन आया, वो भी मेरे दुर्भाग्य से किसी लड़की का फ़ोन आ गया था। उनका हाँ और मिला, ये बताओ ये, अच्छा। तीसरा फ़ोन आया तो अब हमें लगता था जैसे राहु केतु एक साथ टपक पड़े, वो भी किसी लड़की ने फ़ोन कर दिया, किसी किताब का रेफरेंस, केवल पढ़ाई की बात। जब चौथी घंटी बजी तो माताजी ने रिसीवर डिस्कनेक्ट किया और ये पूछे, ये बताओ ये किसके फ़ोन आ रहे हैं? उनका ये हमारे क्लासमेट का। वो तो मैं भी समझ रहा हूँ तुम्हारे क्लासमेट्स के हैं, तुम्हारी मौसियों के फ़ोन नहीं आ रहे हैं, ये बताओ ये क्यों आ रहे हैं? उनका ये आपके सामने पढ़ाई की बात है। तो माताजी ने अपना चश्मा निकाला, साफ किया कि देखो तुम मेरे बेटे हो,
ऐसे तुम ज़हीन कभी जिंदगी में नहीं थे कि तुम अब ट्यूशन देने लगो अब तुम। और ये तुम जरा हमें समझा दो, ट्यूशन लेने के सिर्फ लड़कियों के ही क्यों फोन आ रहे हैं, लड़कों के फोन नहीं आ रहे हैं? तुम्हारे लक्षण हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हारे पर निकल रहे हैं और पर कतरना हमें आता है। ये मत समझना कि तुम एमएससी में पढ़ रहे हो कि तुम्हारी धुलाई नहीं हो सकती है। तुम्हारी धुलाई बड़े कायदे से होगी, तुम्हारे पापा तुम्हें बचा नहीं पाएंगे और तुम्हारी मौसियां जिनके फोन आ रहे हैं ये भी नहीं बचा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये हमारी बातचीत आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।